पोलैंड के एक छोटे से गांव पर हाल ही में एक मिसाइल हमला हुआ है। इस मिसाइल हमले के दौरान 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई जानकार, खासतौर पर पोलैंड की सरकार, ये आरोप लगा रही है कि ये जो मिसाइल हमला हुआ है ये रूस द्वारा किया गया है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। नेटो संगठन की ओर से इस पूरे विषय को लेकर एक हाल ही में आपातकालीन बैठक भी आयोजित की गई, क्योंकि पोलैंड जो है वो नेटो का सदस्य है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है और इस हमले के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में नेटो जो संधि है उसके आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा युद्ध में नेटो की क्या भूमिका है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पूरे युद्ध में नेटो किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है नेटोज क्रूशियल क्वेश्चन वाज पोलैंड मिसाइल स्ट्राइक डेलिब्रेट, यानी हाल ही में जो पोलैंड पर एक मिसाइल हमला हुआ है, क्या ये मिसाइल हमला जो रूस द्वारा किया गया है ये जानबूझकर किया गया है? क्या इस पूरे हमले के माध्यम से रूस नेटो को उकसाने की कोशिश कर रहा है? इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर इस पूरे आर्टिकल में, इस न्यूज में चर्चा की गई है। विस्तार से इसमें तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक न्यूज भी है। हम जानते हैं कि दृष्टि संस्थान द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है, एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। योजना का नाम है अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के माध्यम से कुल 50 ऐसे छात्रों का चयन किया जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिन्होंने कम से कम एक बार IAS या फिर PCS की प्रीलिम्स परीक्षा को पास किया है। और जो भी छात्र इस पूरे कार्यक्रम के तहत चुने जाएंगे उन्हें कम से कम 2 वर्ष तक दिल्ली में रहने और यहाँ पर पढ़ने की एकदम निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम है यह आपके भविष्य के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो यदि आप इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित, इस योजना से संबंधित और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके काम की। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। तो हमने पहले ही बात की कि यूक्रेन से मात्र 6 किलोमीटर दूर, यूक्रेन के बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर दूर पोलैंड के एक छोटे से गांव में एक मिसाइल हमला हुआ और इस मिसाइल हमले के दौरान 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मिसाइल हमला किसने किया है या फिर ये मिसाइल कहां से आई है, यानी किसी भी देश ने, किसी भी संगठन ने अभी तक इस पूरे हमले को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। तो हमें ये पता नहीं है कि ये जो पूरा हमला हुआ है ये हमला किसके द्वारा किया गया है। लेकिन इस पूरे हमले के बाद पोलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया। इस बयान में बताया गया कि ये जो पोलैंड के गांव में मिसाइल का हमला हुआ है इसमें जो मिसाइल उपयोग की गई थी वो मिसाइल रूसी मूल की थी, रूसी ओरिजिन की थी। यानी स्पष्ट तौर पर पोलैंड की सरकार द्वारा रूस पर यह आरोप लगाया गया है कि रूस ने पोलैंड पर हमला किया है। इसके अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी इसी संबंध में इसी बयान को दोहराया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो मिसाइल थी वो रूसी मूल की थी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी ऐड किया कि अभी तक इस पूरे तथ्य की आधिकारिक पुष्टि की जानी शेष है। इसके अलावा मौजूदा समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि मौजूदा समय में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी इस पूरे विषय के संबंध में, इस पूरी घटना के संबंध में अपना बयान जारी किया है, अपने विचार पेश किए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शुरुआती जांच के आधार पर यह पता चलता है कि जो पोलैंड में विस्फोट हुआ है वो विस्फोट रूस की मिसाइल की वजह से नहीं हुआ है।
यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमें अलग अलग तरह के विचार देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मिसाइल है वो रूस से होकर आई है, जबकि अमेरिका इसके अलावा कई अन्य पश्चिमी देश स्पष्ट तौर पर इंकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि जो भी पश्चिमी देश हैं, जो भी नेटो संगठन से जुड़े देश हैं, उन संगठनों ने स्पष्ट तौर पर पोलैंड का समर्थन किया है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने ये जाहिर तौर पर ये स्पष्ट बात नहीं कही है कि ये जो मिसाइल हमला हुआ है ये रूस ने ही किया है। रूस का क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर, रूस ने क्या कहा है? तो रूस ने स्पष्ट तौर पर इस पूरे आरोप से इंकार किया है। रूस का कहना है कि यह हमला रूस द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इस पूरे हमले का उपयोग मुख्य तौर पर इस पूरी स्थिति को और ज्यादा उकसाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस पूरे मिसाइल हमले को, इस पूरे हमले के माध्यम से स्थिति को और ज्यादा उकसाने की कोशिश की जा रही है, और ज्यादा गंभीर रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बात हुई कि हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे हमले के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया भर के तमाम जानकारों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है। जानकारों का कहना है कि जो पूरी स्थिति है ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप धारण करती जा रही है। क्यों गंभीर हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोलैंड है वो नेटो का सदस्य है, और नेटो चार्टर में ये प्रावधान किया गया है कि यदि नेटो के किसी एक सदस्य पर हमला किया जाता है तो इस पूरे हमले को नेटो के सभी सदस्यों पर किए गए हमले के तौर पर देखा जाएगा। और यदि नेटो का ये जो नियम है ये लागू होता है तो ऐसे में नेटो संगठन द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है, और ये जो सैन्य हस्तक्षेप है ये आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वो तमाम देश, वहां की सरकारें इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, और गहन विश्लेषण किया जा रहा है इस पूरी स्थिति का। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने पहले ही बात की कि इसकी वजह से भविष्य में तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, और यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हमने पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, और इन दोनों विश्व युद्धों में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। ऐसे में यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा हमने जो एडवांसमेंट्स की हैं, जो हमने बहुत ज्यादा प्रगति की है, उस प्रगति में भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम देश बहुत ज्यादा सोच विचार कर कोई भी निर्णय ले रहे हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति में कई जानकार ये कह रहे हैं कि पोलैंड द्वारा इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेटो चार्टर के अनुच्छेद 4 का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 5 के उपयोग की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ हमने बात की अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 की, तो अब इन दोनों अनुच्छेदों को, दोनों आर्टिकल्स को विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी पर, एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज इस संधि को हम नॉर्थ अटलांटिक संधि या फिर वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो अमेरिका के वॉशिंगटन में किए गए थे। और इसी संधि के माध्यम से साल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, इस पूरे संगठन का गठन किया गया था, और इस संगठन को आज हम नेटो के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। अब ये जो संधि है, नॉर्थ अटलांटिक संधि, इस संधि में बहुत सारे आर्टिकल्स शामिल हैं, बहुत सारे अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में 2 अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2 आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। ये आर्टिकल है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। सबसे पहले आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि यदि संगठन के किसी भी सदस्य की क्षेत्रीय अखंडता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर उसकी सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न होता है, उसकी सेफ्टी पर कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो सभी सदस्य हैं नेटो के, सभी सदस्य एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेंगे और इस पूरी स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, गहन विश्लेषण किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेटो की संधि का जो आर्टिकल 4 है, वो आर्टिकल 4 किसी भी खतरे की स्थिति में विचार विमर्श करने के लिए, बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, इसके अलावा सूचनाएं साझा करने के लिए, इंटेलिजेंस सूचनाएं साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से ये जो आर्टिकल 4 है, ये सैन्य संघर्ष से बचने के लिए, किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन से बचने के लिए, किसी भी युद्ध से बचने के लिए कूटनीति को, डिप्लोमेसी को एक उपकरण के तौर पर प्रयोग करता है। इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल की एक सबसे विशेष बात यह भी है कि इस आर्टिकल के जरिए कार्यवाही करने के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है।
यानी इस आर्टिकल के उपयोग के बावजूद भी कोई देश कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से कार्यवाही कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 5 है उसमें कार्यवाही करनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 4 को कब कब उपयोग किया गया है उसकी बात करें तो अब तक 1949 से लेकर अब तक आर्टिकल 4 को 7 बार उपयोग किया गया है। और रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है इस पूरे आर्टिकल का उपयोग तब से सबसे ज्यादा बार किया गया है। और मौजूदा समय में भी कई जानकारों का मानना है कि पोलैंड द्वारा आर्टिकल 4 का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाना है। तो ये तो आर्टिकल 4 की बात हुई। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 कहता है कि यदि नेटो के किसी भी सदस्य पर हमला किया जाता है, कोई भी देश यदि नेटो के किसी सदस्य पर हमला करता है, मेंबर पर हमला करता है, तो ये माना जाएगा कि वो जो हमला है वो नेटो के सभी सदस्यों पर किया गया है। ऐसी स्थिति में जब नेटो के सभी सदस्यों पर हमला होता है और आर्टिकल 5 को लागू कर दिया जाता है तो इस स्थिति में सभी सदस्यों को कार्यवाही करनी अनिवार्य हो जाती है। सभी सदस्यों के लिए कार्यवाही करनी अनिवार्य हो जाती है और ये कार्यवाही एक्सट्रीम तौर पर सशस्त्र बलों के उपयोग के तौर पर भी की जा सकती है। यानी यदि नेटो संगठन द्वारा आर्टिकल 5 का उपयोग किया जाता है तो इसकी जो एक्सट्रीम स्थिति होगी वो ये होगी कि सेनाएं बुलाई जाएंगी और एक युद्ध होगा। तो ये तो आर्टिकल 5 की बात हुई। इसके अलावा आर्टिकल 5 में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 5 जो है वो नेटो को सशस्त्र कार्यवाही करने का, आर्म्ड एक्शन लेने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि ये जो आर्टिकल 5 है इसकी भाषा बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ब्रॉड होने का मतलब है कि इसकी भाषा को अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, इसकी अलग अलग व्याख्याएं दी जा सकती हैं। और यही वजह है कि आर्टिकल 5 में अन्य तरह की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद भी जताई जाती है। कई बार अन्य तरह की प्रतिक्रियाओं की भी बात की जाती है। यानी आर्टिकल 5 में जिस भाषा का उपयोग किया गया है उस भाषा का एकमात्र मतलब ये नहीं है यदि नेटो के किसी सदस्य पर हमला होता है तो नेटो संगठन द्वारा केवल आर्म्ड कार्यवाही ही की जाएगी, केवल सशस्त्र कार्यवाही की जाएगी। ऐसी इसका मतलब ये भी है कि नेटो के सदस्यों द्वारा अन्य तरह की कार्यवाहियां भी की जा सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं या फिर पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह की कार्यवाहियां भी हो सकती हैं। लेकिन आर्टिकल 5 का जो एक्सट्रीम रूप है, जो सबसे चरम रूप है, वो ये होगा कि नेटो संगठन के जो तमाम सदस्य हैं वो तमाम सदस्य अपनी सेना को एकत्र करेंगे और जिस देश ने हमला किया है उस देश के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अब इस आर्टिकल 5 का उपयोग कब कब किया गया है उसकी बात करें तो जब से 1949 में नेटो का गठन हुआ था तब से अब तक आर्टिकल 5 का उपयोग केवल एक बार ही किया गया है। इसका उपयोग अमेरिका द्वारा 9/11 हमले के बाद किया गया था और जैसे ही इसका उपयोग किया गया नेटो सेनाओं को अफगानिस्तान में तैनात कर दिया गया और इसके बाद से ये जो पूरा युद्ध रहा ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, बहुत लंबे समय तक जारी रहा। तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 की बात हुई। अब जान लेते हैं कि मौजूदा युद्ध में, मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इस पूरे युद्ध में नेटो की क्या भूमिका है उस पर बात कर लेते हैं। तो नेटो की भूमिका की बात करें तो हम जानते हैं कि यूक्रेन जो है मौजूदा समय में नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई समय से यूक्रेन द्वारा नेटो में शामिल होने के लिए बहुत सारी कार्यवाहियां की जा रही थी और यही एक बड़ी वजह है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला भी किया गया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो की सदस्यता पाने के बहुत करीब पहुंच गया था। ऐसे में रूस को डर था कि यदि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल जाती है तो इसकी वजह से ये जो पूरी पॉलिसी होगी, ये जो पूरा नेटो है वो रूस के और ज्यादा करीब आ जाएगा, उसका बॉर्डर और ज्यादा पास आ जाएगा। ऐसे में रूस को अपनी स्थिति को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर एक बहुत ज्यादा चिंता मौजूद थी और इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला भी किया था। तो मौजूदा समय में जो यूक्रेन है वो नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन जैसे ही रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया उसके बाद से ही नेटो ने अपने प्रतिक्रिया बल, वहां उसका एक फोर्स है, उसमें तकरीबन 40,000 जो सदस्य हैं उन सदस्यों को सक्रिय कर दिया गया था, उनको एक्टिव कर दिया गया था। क्या है ये प्रतिक्रिया बल? तो ये प्रतिक्रिया बल बहुराष्ट्रों का, अलग अलग देशों का एक समूह होता है जिसमें अलग अलग देशों द्वारा, जो नेटो के सदस्य हैं उन सदस्यों द्वारा अपने कुछ सैनिकों को भेजा जाता है, इनके मिलाकर एक समूह बनता है, फोर्स बनाई जाती है। इसी को हम प्रतिक्रिया फोर्स कहते हैं। तो जैसे ही इस पूरी फोर्स को एक्टिव किया गया, इन फोर्स को रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पर नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा ये फोर्स पहले से ही, ये जो युद्ध है इस पूरे युद्ध से पहले से ही बाल्टिक कंट्रीज हैं, इसके अलावा पोलैंड के बॉर्डर पर पहले से ही ये फोर्स जो है वो नियुक्त कर दी गई थी। यानी जाहिर तौर पर इस पूरी स्थिति में नेटो एक विशेष भूमिका अदा कर रहा है।
इसके अलावा साल 2014 में जब रूस द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण किया गया था, तो उसके बाद से ही जो नेटो है वो नेटो यूक्रेन की सेना की मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दे रहा है, उसके सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अलावा वहां पर आधुनिक हथियार प्रदान कर रहा है और सेना को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नेटो के अलग अलग जो सदस्य देश हैं वो भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जब से अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की शुरुआत हुई है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से अमेरिकी सरकार द्वारा यूक्रेन को तकरीबन 19.3 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा सहायता दी है। ब्रिटेन ने अब तक 2.3 बिलियन पाउंड की आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता यूक्रेन को प्रदान की है। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार द्वारा यूक्रेन में सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की बात करें, ईयू की बात करें, तो ईयू ने अब तक यूक्रेन को तकरीबन 3.1 बिलियन यूरो की सहायता प्रदान की है। तो जाहिर तौर पर अलग अलग देशों द्वारा उनकी जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के मुताबिक यूक्रेन को सहायता प्रदान की जा रही है। और इस तरह से जो अलग अलग नेटो देश हैं और समग्र तौर पर नेटो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अपनी एक विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए तमाम जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 5 के उपयोग की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। लेकिन कई लोग इस विषय पर सहमत हैं कि पोलैंड द्वारा अनुच्छेद 4 का उपयोग लगभग तय है। अनुच्छेद 4 का उपयोग किया जाएगा और जब अनुच्छेद 4 का उपयोग होगा तो इसकी वजह से तमाम जो नेटो के सदस्य देश हैं, वहां के एम्बेसडर, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऐसे में इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, इस पूरी स्थिति को देखते हुए, ये जो सदस्य देश हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो पूरी तरह से तर्कसंगत होगा, पूरी तरह से रैशनल होगा, क्योंकि उन रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय स्पष्ट तौर पर दुनिया भर के तमाम देशों को, पूरे विश्व को, विश्व की अर्थव्यवस्था को, विश्व के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, समग्र तौर पर तमाम पहलुओं को अलग अलग तरह से प्रभावित करेगा और इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी बन सकती है। ये आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। तो ऐसे में यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो स्पष्ट तौर पर जो भी निर्णय लिया जाए वो निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत हो, पूरी तरह से रैशनल हो। तो यही उम्मीद इन रिप्रेजेंटेटिव से की जा सकती है। तो ये अंत में आगे की राह पर बात हुई। अब हम एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की भूमिका पर चर्चा कीजिए। आपको इस सवाल का जवाब 250 शब्दों में लिखना है। यानी स्पष्ट तौर पर आपको इस पूरे सवाल में बताना है कि जब से फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से इस पूरे युद्ध में अब तक नेटो संगठन द्वारा किस तरह की भूमिका अदा की गई है, नेटो के अलग अलग जो सदस्य हैं उन सदस्यों द्वारा किस तरह की भूमिका अदा की गई है, ये भूमिका कितनी ज्यादा कारगर रही है। इसके अलावा भूमिका की आलोचना के पक्ष में भी आप कुछ लिख सकते हैं। तो आपको इस पूरे सवाल का जवाब 250 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेटो संगठन की स्थापना किस साल की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाल ही में हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है। नए चैनल का नाम है दृष्टि IAS शॉर्ट्स। तो आप इस चैनल पर, हमारा जो नया चैनल है, हमारे इस नए चैनल पर आप जो दुनिया भर की तमाम तरह की रोचक जानकारियां हैं, जो करंट अफेयर है, उसको केवल 1 मिनट से भी कम अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी हमारी पहल है, ये आपकी तैयारी में, आपका समय बचाने में बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगी। तो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सब्सक्राइबर संख्या को और ज्यादा बढ़ाइए। धन्यवाद।